नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सुहाग नगरी यानी कि फिरोजाबाद में लोगों की लापरवाही कोरोना की रफ्तार बढ़ा रही है। पिछले 3 दिन में 96 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डीएम ने बाजार, दुकानों, हॉस्पिटल, सरकारी कार्यालयों सहित सभी स्थानों पर मास्क और सामाजिक दूरी की अनिवार्यता के आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन डीएम के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण आज शिकोहाबाद की स्टेट बैंक शाखा में देखने को मिला। नाम राम कुमार है। अच्छा, कितने बजे से खड़े? 6 बजे से। यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ चालान जमा करने आए। किसका? वो प्रधानी का। व्यवस्थाओं को लेकर क्या? व्यवस्थाओं को लेकर ये है, 6 बजे से खड़ा हूँ मैं यहाँ पर और भीड़ बहुत सारी हो रखी है। प्रधान और बीडीसी सदस्यों के चालान फीस जमा करने के लिए जिले में 2 जगह काउंटर खोले गए हैं। एक स्टेट बैंक फिरोजाबाद और दूसरा स्टेट बैंक शिकोहाबाद। जसवंत सिंह। कितने समय से आप खड़े हैं? 4 बजे के खड़े हुए हैं। 4 बजे के खड़े हुए हैं। बीटीसी का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, पैसे जमा करने आए हैं और 3 दिन खड़े हो गए। सुबह 4 बजे यहाँ ब्रांच ही 2 है, फिरोजाबाद में और यहाँ शिकोहाबाद में बताइए, और कहीं ब्रांच भी नहीं बताइए। चालान फीस जमा करने के लिए लोग सुबह से ही आकर बैंक के बाहर लाइन में लग जाते हैं। फॉर्म जमा करने आए हैं तो प्रधान लड़ गए ना उनके भैया। आज तो आलम यह था कि लोग एक दूसरे के ऊपर सटकर खड़े हो गए। जहां पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं थी, लोग एक दूसरे में धक्का मारकर आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें कि बैंक में चालान फीस जमा करने के लिए बैंक द्वारा 3 काउंटर खोले गए हैं। चालान फीस जमा करने के लिए महिलाएं भी लाइन में लगी हुई थी। भीड़ को देखते हुए लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामे की खबर जैसे ही पुलिस को लगी, वैसे ही पुलिस भी आ गई। कुछ लोग मास्क लगाए थे, लेकिन कुछ लोग बिना मास्क के लाइन में लगे थे। यहाँ कोविड-19 के नियम तार-तार हो रहे थे। शारीरिक दूरी का नियम भी माहौल बना हुआ था। मीडिया के कैमरे की नजर पड़ते ही किसी ने मुंह पर साड़ी तो किसी ने रुमाल बांध लिया। हमारी तरफ से 3 काउंटर खोले गए हैं। पहले 1 काउंटर होता था, स्पेशली हमने 3 काउंटर खोला हुआ है और लाइन से हम लोग वो कर रहे हैं और सारे कस्टमर को कोई असुविधा नहीं हो, इसलिए हम लाइन से ले रहे हैं, चालान जमा कर रहे हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि यहाँ 200 रुपये लेकर अन्य लोग भी यहाँ खड़े हुए हैं जो बेवकूफ़ी की मिली भगत से ही। नहीं, ऐसा कोई, ये सब गलत बात है, ऐसा नहीं है। यहाँ से सारे जिनका चालान है वो आ रहे हैं और अब जमा करा के जा रहे हैं। कितने काउंटर खोले गए हैं? 3 काउंटर खोले गए हैं। और आम जनता के लिए? आम जनता के लिए 2 काउंटर है, कैश के लिए 2 काउंटर है और चालान के लिए 3 काउंटर है। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार। एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाएं 7 मई से कराई जा सकती हैं। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। केंद्र और परीक्षा तिथि की रूपरेखा बना ली है। कुलपति की सहमति के बाद प्रस्ताव परीक्षा समिति के पास भेजा जाएगा। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि 7 मई से परीक्षाएं कराने की योजना है। इसमें 4 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। विश्वविद्यालय से करीब 1044 कॉलेज संबंध है। कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र पर 1 मीटर की दूरी का पालन करने के लिए केंद्र बनाए जाएंगे। इस बार 450 केंद्र बनाए जाने की तैयारी की है। इससे परीक्षार्थियों की संख्या बांटकर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन बेहतर ढंग से कराया जा सके। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि विश्वविद्यालय से
57 राजकीय और एडेड कॉलेज भी संबद्ध है। इन कॉलेजों के सेंटर स्वकेंद्र रहेंगे और छात्र अपने ही कॉलेज में परीक्षा देंगे। बाकी के निजी कॉलेजों की परीक्षाओं के लिए केंद्र बनाए जाएंगे। पर्यवेक्षकों की निगरानी में परीक्षा कराई जाएगी। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार ने फिर तेजी पकड़ ली है और इस बार ये तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में देश में फिर से 1 लाख से अधिक कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं, जिसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यानी पिछले 3 दिन में ही भारत में 3 लाख से अधिक कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। इनमें सबसे चिंताजनक हालात महाराष्ट्र और दिल्ली के हैं, जहां हर दिन के साथ नंबर भी बढ़ रहा है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना वायरस बेकाबू हो चला है और नए मामले हर दिन कोई रिकॉर्ड ही बना रहे हैं। बीते दिन महाराष्ट्र में 55,469 केस दर्ज किए गए, जबकि 297 मौतें हुई हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर कोरोना की चपेट में आ गई है। बीते दिन दिल्ली में 5,100 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए, जो कि नवंबर 2020 के बाद का बड़ा आंकड़ा है। 27 नवंबर 2020 को दिल्ली में 5,482 मामले सामने आए थे। उसके बाद बीते दिन ही सबसे बड़ी उछाल हुई है। बता दें, महाराष्ट्र की तरह ही दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मंगलवार की रात दिल्ली में नाइट कर्फ्यू की पहली रात थी। इस दौरान रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली में सख्ती देखने को मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध किले को ढा दिया है और अब जड़ें खोदने की तैयारी है। यही कारण है कि मुख्तार को यूपी आने में डर लग रहा था। माफिया मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगियों के खिलाफ यूपी पुलिस ने ऐसी बड़ी कार्रवाई की है जो अपने आप में एक मिसाल है। माफिया और उसके सहयोगियों के कब्जे से सरकारी जमीन खाली कराने, ध्वस्तीकरण, जब्त संपत्ति की कीमत करीब 192 करोड़ 6,22,000 रुपए है। 41 करोड़ की सालाना अवैध आय को बंद भी कराया है। पुलिस ने गिरोह के 96 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और 75 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की है। 72 शस्त्र लाइसेंस नष्ट किए गए हैं। गुंडा एक्ट के तहत 12 अपराधियों को जिला बदर किया गया है। गाजीपुर का माफिया मुख्तार अंसारी अब यूपी की बांदा जेल में बंद है। पुलिस ने माफिया की पत्नी अफसा अंसारी और उसके 2 साले सरजील रजा और अनवर शहजाद के खिलाफ गाजीपुर में कुर्क की गई जमीन पर अवैध कब्जा करने के संबंध में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने माफिया मुख्तार के परिजनों और सहयोगियों के गाजीपुर जिले से 84 और आजमगढ़ से 10 यानी कि कुल मिलाकर 94 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए हैं। लखनऊ पुलिस ने माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी हरविंदर सिंह उर्फ जुगनू की 2,31,96,000 की चल अचल संपत्ति को जब्त किया है। इसके अलावा गाजीपुर जिले में पिछले साल सहयोगी आजम कादरी के अवैध सम्मे हुसैनी हॉस्पिटल को ध्वस्त किया है, जिसकी कीमत 61 करोड़ 18 लाख है। पुलिस ने अवैध बूचड़खाना स्लाइटर हाउस चलाने के मामले में 26 आरोपियों को 2 दर्जन पशु और 8 कुंतल मांस सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पंजाब की रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को लेने गई यूपी पुलिस की टीम आखिरकार 900 किलोमीटर का सफर तय करके बुधवार तड़के 4:30 बजे बांदा जेल पहुंच गई। यहां मुख्तार अंसारी को 15 नंबर की बैरक में रखा जाएगा। सीओ सदर सत्यप्रकाश के मुताबिक अंसारी को बांदा जेल लाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। उन्होंने कहा, हम बसपा विधायक को एम्बुलेंस में लेकर आज तड़के आए हैं। मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा जेल में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। जेल की हर दीवार पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर न मार सके। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे जहां जहां से मुख्तार अंसारी को लेकर पुलिस का काफिला गुजरा, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद दिखी। इटावा, औरैया, कानपुर देहात में भारी सुरक्षा देखने को मिली। कई रूट पर दुकानों को बंद करवा दिया गया। एसएसपी से लेकर सीओ की गाड़ियां काफिले की निगरानी करती दिखी। दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ सिकंदरा से भी पुलिस का काफिला निकला। कानपुर देहात के सट्टी थाने के बाहर मीडिया को रोका गया। मीडिया के साथ पुलिस ने हाथापाई भी की। मुख्तार अंसारी के मेडिकल चेकअप को लेकर भी खास इंतजामात हैं। आपको बताते चलें कि पंजाब की रोपड़ जेल बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को खूब रास आई। यहाँ पर वो अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित समझता था।
यहाँ से यूपी नहीं जाना चाहता था। 2 साल में 8 बार यूपी पुलिस उसे लेने रोपड़ भी पहुंची, लेकिन हर बार सेहत, सुरक्षा और कोरोना का कारण बताकर पंजाब पुलिस ने उसे सौंपने से इनकार कर दिया। पंजाब पुलिस हर बार डॉक्टर की सलाह का हवाला देती रही कि अंसारी को डिप्रेशन, शुगर, रीढ़ से संबंधित बीमारियां हैं, ऐसे में उसे कहीं और शिफ्ट करना ठीक नहीं। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो पंजाब सरकार ने आरोपी को पंजाब की जेल में रखने के लिए कई तर्क दिए, लेकिन वो सब विफल रहे। 21 जनवरी 2019 को मोहाली पुलिस बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को रियल एस्टेट कारोबारी से रंगदारी मांगने के आरोप में यूपी से प्रोडक्शन वारंट पर लाई थी। स्वास्थ्य कारणों को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय में चूंकि ये केस था, उन्हीं की परमिशन से इनको शिफ्ट किया जा रहा है। तो चूंकि बीमारी का उन्होंने उसमें हवाला दिया है कोर्ट के जजमेंट में, तो कोर्ट ने ही डायरेक्शन दिया था कि उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की होगी और जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ के प्राचार्य की। तो उसके लिए डीआईजी साहब का और जेल एडमिनिस्ट्रेशन का जो एज पर प्रोटोकॉल होता है, जेल मैनुअल का चिट्ठी आई थी कि आपके यहाँ जो भी एक्सपर्ट हैं उनका एक पैनल बना के, एक नोडल ऑफिसर बना के, तो जब भी उन्हें ज़रूरत होगी तो हम अपने यहाँ के डॉक्टर को प्रोवाइड कराएंगे। बना के भेज दिया है पैनल, तो जब भी जरूरत होगी, कि हमारे लिए तो सब पेशेंट हैं और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है तो हमारे लिए सिर्फ मान्य होगा, और सरकार के लिए भी ये चैलेंज है बहुत बड़ा कि उनकी सुरक्षा भी की जाए। जो है उतना तो हम प्रोवाइड करेंगे, उससे ज़्यादा होगा तो हमारा बोर्ड अगर कहेगा कि इनको रेफर करना है, अगर जरूरत, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कार्डियोलॉजी की प्रॉब्लम आती है हार्ट से रिलेटेड, तो वो सुविधा यहाँ नहीं है, तो उसके लिए उनको बड़े सेंटर पर जाना पड़ेगा। पर छोटी मोटी चीज़ें तुम लोग मैनेज कर। पंजाब सरकार ने राज्य में 30 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। ये कर्फ्यू प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगा। नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से शुरू होगा और सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इससे पहले नाइट कर्फ्यू प्रदेश के 12 जिलों में ही 10 अप्रैल तक लागू था, लेकिन अब पूरे प्रदेश में लागू करने का ऐलान किया गया है। बुधवार को सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना केसों की समीक्षा को लेकर एक बैठक की थी। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले ही संकेत दिए थे और कहा था कि यदि लोग नहीं माने तो रात 8 अप्रैल से सख्ती लागू की जा सकती है। प्रदेश सरकार ने राजनीतिक आयोजनों को पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश दिया है। इसके अलावा किसी आउटडोर इवेंट में अधिकतम 100 लोग और इंडोर आयोजन में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। पंजाब में बढ़ते कोरोना के केसों को लेकर केंद्र ने चिंता जताई है। कहा है कि राज्य में मिलने वाले 80% केस यूके वेरिएंट के हैं, जो पहले से ज़्यादा खतरनाक है और युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रहा है। उत्तर भारत में पंजाब लगातार चिंता की वजह बना हुआ है। कहा जा रहा है कि प्रदेश में विदेशों से आने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और इसके चलते भी कोरोना का संक्रमण और पसर रहा है। हालांकि तमाम उपायों के बाद भी पंजाब में कोरोना केसों में इजाफा हो रहा है। मंगलवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 2900 नए केस सामने आए, जबकि 62 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या प्रदेश में 25,913 है। कोरोना वायरस के एक दिन में आने वाले मामलों का अब नया रिकॉर्ड बन गया है। 24 घंटों में 1,15,736 कोरोना के नए मामले देश में रिपोर्ट हुए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के 24 घंटों के अंदर 5100 नए मामले सामने आए हैं। यही देखते हुए राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। वहीं अब राजधानी के ताज़ा हालात को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस के महासंकट पर एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें दिल्ली में हर व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। बुधवार को एक याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया। दिल्ली में हर किसी के लिए मास्क पहनना अब अनिवार्य है। आदेश के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अकेले गाड़ी चला रहा है तो उसे भी मास्क पहनना होगा। इससे पहले भी दिल्ली में मास्क पहनने को लेकर सख्ती बरती गई थी। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे थे उन लोगों के चालान काटे गए थे, जबकि गाड़ी में भी मास्क की चेकिंग हो रही थी। कल दिल्ली में 5100 पॉजिटिव केसेस थे और 1,03,453 टेस्ट किए गए। पॉजिटिविटी थी 4.93। दिल्ली के अंदर लगभग पॉजिटिव 5% या उससे थोड़ा ज़्यादा चल रही है, तो इसका एक आधा परसेंट 1% ऊपर नीचे होती रहती है। बट पीछे
15-20 दिन से, ये 3 हफ्ते से काफ़ी केसेस बढ़े हैं दिल्ली के अंदर। एक टाइम पर ऐसा था कि 200 से 300, 200 से नीचे आ गए थे। आजकल ये 5000 प्लस पहुंच गए हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर भी दिल्ली सरकार बेड बढ़ा रही है। पिछले 3 दिन के अंदर 2000 से ज़्यादा बेड बढ़ चुके हैं और आने वाले 2-3 दिन के अंदर 2 से 2500 बेड और बढ़ जाएंगे। मेरी आपके माध्यम से पब्लिक से निवेदन है कि कोरोना को देखिएगा 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। सबको अब पता है कि कोरोना से बचने का सबसे कारगर उपाय है कि हम मास्क जरूर लगाएं। जब भी पब्लिक के बीच में जाएं तो मास्क जरूर लगाएं, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जब भी कुछ भी हाथों को टच करें तो उससे पहले हाथों को। देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को एक बार फिर करीब 97,000 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान 50,000 मरीज स्वस्थ भी हुए। इसके साथ ही सक्रिय मामलों का आंकड़ा 7,88,000 तक पहुंच गया है, जो कि कुल मामलों का 6.21% है। देश के कुल सक्रिय मामलों में महाराष्ट्र का योगदान 57.42% है और इसी बीच स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा भी 1,17,00,000 से ज्यादा हो गया है। फिलहाल देश में रिकवरी रेट 92.48% है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब में हालात चिंताजनक हैं। यहाँ पे सक्रिय मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सर्वाधिक कोरोना के मामले वाले 10 जिलों में से 7 महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में औसतन 40,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। अकेले महाराष्ट्र में कुल संक्रमित मामलों का 4,53,000 के करीब ये मामले हैं। वहीं छोटे से राज्य छत्तीसगढ़ में 6% नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कुल मौतों में 3% मामले छत्तीसगढ़ से हैं। हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने इन राज्यों में स्वास्थ्य मंत्रालय की 50 टीमों को भेजा है। इसमें से 30 टीमें महाराष्ट्र के 30 जिलों, 11 टीमें छत्तीसगढ़ के 11 जिलों और 9 टीमें पंजाब के 9 जिलों में भेजी गई हैं। स्थिति में पेंडेमिक में खराबी आई है, सीरियस राइज हुई है हमारे केसेस में, एक वेव की राइज हुई है। और ये भी आपने नोटिस किया है, आपने लिखा भी है पब्लिक डोमेन में कि इस बारी की ये जो स्पीड है वो पिछली बारी की स्पीड से ज्यादा है। ये हमें मालूम होना चाहिए, तेज गति से हो रहा है। कुछ राज्यों में ये समस्या ज्यादा है, कुछ राज्यों में बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अगर बाकी राज्यों पर भी हम नजर डालें तो सब में अपस्विंग हमें दिखाई देती है। इसका है तात्पर्य ये है कि सारे देश को ही अब मेहनत करनी है, जुड़ना है और पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए सारी ताकत से जूझना है। यूपी के पंचायत चुनाव में प्रत्याशी को अब हर खर्चे का हिसाब किताब देना होगा। तय सीमा के अंदर ही खर्च करना है। प्रत्याशी को दरी, चादर, कुर्सी और गद्दे से लेकर चाय, समोसा, गाड़ी तक का हिसाब देना पड़ेगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने लिस्ट जारी कर दी है। और तो और गाड़ी से लेकर बांस, बल्ली, रिक्शा तक का हिसाब भी देना पड़ेगा। जिला निर्वाचन विभाग ने आदेश जारी कर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नेताजी के हर खर्चे को शिकंजे में ले लिया है। तय सीमा से ज़्यादा खर्च किया तो और कम दिखाया तो परेशानी ही सामने आएगी। निर्वाचन विभाग ने जो लिस्ट जारी की है उसमें कुर्सी से लेकर चादर, गद्दा, भगोना से लेकर चम्मच, गाड़ी से लेकर दरी, पर्दे, प्लास्टिक कुर्सी, हर सामान का किराया तय किया गया है। पंचायत चुनाव में चाहे प्रत्याशी दावेदारों को एक घूंट चाय पिलाएं, वह उसमें चीनी और दूध, चाय पत्ती का तो खर्च बचा लेंगे, लेकिन आयोग सीधे हर गिलास के हिसाब से हिसाब मांगेगा, चाहे एक घूंट चाय देना हो या फिर भरकर गिलास कप चाय देना। इसलिए चाय की संख्या कम रखेंगे तभी खर्चे से बच पाएंगे। उसी के हिसाब से खिलाएंगे और पिलाएंगे। लेकिन एक बात है, अब नेताजी थाली से कुछ भी कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कम भी कर लेंगे तो रुपए पूरे लगेंगे। नेताजी भोजन कराते हैं तो उस थाली का रेट 35 रुपये लगाया जाएगा, जिसमें 6 पूड़ी, 1 सूखी सब्जी, हरी मिर्च, अचार, नींबू, साथ में 1 बूंदी का लड्डू भी होगा। और अब हम आपको ऐसे अनोखे विद्यालय में लेकर चलते हैं जो दिखने में एकदम रेलवे स्टेशन लगता है। दरअसल पाली जिले में अध्यापकों ने विद्यालय भवन को रेल और प्लेटफॉर्म का रूप दे दिया है। क्या आपने कभी कोई ऐसा विद्यालय भी देखा है जो रेल के डिब्बे जैसा लगता हो?
आज हम आपको ऐसे अनोखे विद्यालय में लेके चलते हैं जो दिखने में एकदम रेलवे स्टेशन जैसा लगता है। यहाँ हर डिब्बे की अपनी अलग थीम है और आसपास एकदम रेलवे ट्रैक जैसा एहसास। ये कोशिश है राजस्थान के पाली जिले के एक छोटे से गांव धधेड़ी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों की। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान जब कक्षाएं नहीं चल रही थी तो बंद पड़े इस स्कूल की हालत बुरी हो गई थी। तब अध्यापकों ने सोचा कि ऐसी हालत में तो पठन पाठन भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। फिर क्या था, बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करने के लिए खंडहर होते इस विद्यालय के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया इन अध्यापकों ने। पहले तो सहभागिता से भवन का रंग रोगन किया और फिर इस विशाल भवन को रेल प्लेटफॉर्म का रूप दे दिया, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ मिड डे मील कक्ष और कंप्यूटर कक्ष सहित सभी कक्ष रेल जैसे ही हैं। लगभग 1500 की आबादी वाले इस गांव में बना ये विद्यालय आज शिक्षकों के उत्साह और हौसले की बदौलत निजी विद्यालयों को मात दे रहा है। यहाँ 6 शिक्षक और 3 शिक्षिकाएं हैं। खास बात ये है कि इस पूरे जीर्णोद्धार में सारा पैसा इन्हीं शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपनी जेब से खर्च किया है, ताकि बच्चे स्कूल को देखकर आकर्षित हों और उनका पढ़ाई में मन लगे। बच्चों के स्कूल आने के लिए समस्या हो रही थी कि स्कूल आएंगे कैसे, डर के मारे। कोरोना की महामारी है और स्कूल में बच्चे आएंगे तो थोड़ा बहुत नवाचार होना जरूरी है। इसलिए हमने सभी स्टाफ वालों ने मिलकर एक नया लुक, ट्रेन का लुक दिया स्कूल को, जिससे कि बच्चे उत्सुक होकर और अभिभावक भी उत्सुक होकर मतलब विद्यालय में अपने बच्चों को प्रवेश दें। कमेंट तो कर सकते हो ना प्लीज। सिर्फ कमेंट से काम नहीं चलेगा, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।